पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे लिखना हो, पढ़ना हो, आना हो, जाना हो, बोलना हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी काम करना हो, हर काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, इस भोजन में दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक हमारे लिए आवश्यक तत्व और एक अनावश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स या अनावश्यक तत्व जो होते हैं, उनकी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती और इस वजह से उन्हें हमारे शरीर के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब बचे आवश्यक तत्व। हमारे भोजन से हम लोग जो आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, इन आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है 7। These 7 essential elements are प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व, जल, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। ये 7 प्रकार के तत्व हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ की हमारे शरीर में कमी होने पर उससे संबंधित रोग हो जाते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रोग किस तत्व की कमी से होता है, ये रोग किस पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। जैसे स्कर्वी है, क्वाशरकोर है, मैरिस्मस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है। बहुत तरीके के बहुत अलग अलग प्रकार के रोग हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं इन्हीं की पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से। तो आज हम लोग इन्हीं पोषक तत्वों के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब धीरे धीरे वयस्क में बदलता है तो उसके शरीर का विकास होता जाता है, शरीर की वृद्धि होती जाती है। ये शरीर की वृद्धि प्रोटीन के कारण ही होती है। जैसे इमारत बनाई जाती है तो इमारत को बनाने के लिए ईंटों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी प्रोटीन एक दूसरे के साथ जुड़ करके शरीर का निर्माण करता है और इस प्रकार से शरीर की संरचना में सहायक है। इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, शरीर निर्माण करने की इकाई भी माना जाता है। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है? कई सारे अमीनो अम्लों की जब एक श्रृंखला बनती है तो इन्हीं अमीनो अम्लों के बहुलक को प्रोटीन कहा जाता है। इन अमीनो अम्लों में अधिकता होती है नाइट्रोजन की। तो इस प्रकार से प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। इन नाइट्रोजन के द्वारा अमीनो अम्लों का निर्माण होता है और अमीनो अम्लों के ही बहुलक को प्रोटीन की संज्ञा दी जाती है, प्रोटीन कहा जाता है। इस संसार में लाखों करोड़ों प्रोटीन हैं और उन प्रोटीन्स के नाम अलग अलग हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, शरीर की वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा जितने भी व्यायाम करने वाले लोग होते हैं, कसरत करने वाले लोग होते हैं, वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते हैं। बच्चों को हमेशा प्रोटीन की डाइट ज़्यादा दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोटीन इंटेक कराया जाता है जिससे उनमें प्रोटीन की कमी ना हो। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बच्चों में सर्वाधिक कमी कौन से पोषक तत्व की होती है? तो वो है प्रोटीन। बच्चों को सबसे अधिक मात्रा में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो होती है प्रोटीन की। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए बच्चों में तो उनमें शरीर का विकास नहीं हो पाता, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और प्रोटीन की कमी से जो रोग बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं वो हैं क्वाशरकोर,
और मैरेस्मस। इन्हें साधारण भाषा में कुपोषण भी कहा जाता है। लगभग 5-6 साल के बच्चों को ये रोग हो जाते हैं। इनमें बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, भूख नहीं लगती, उल्टी आने लगती है, उबासी फील होने लगती है, थकान लगती है। ये सारे सिम्टम्स बच्चों में डेवलप होते हैं। इस रोग को क्वाशरकोर और मैरेस्मस के नाम से जाना जाता है और इन्हें साधारण तौर पर कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। हमें पता है कि सर्वाधिक प्रोटीन एनरिच्ड डाइट यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। सोयाबीन में लगभग 97% प्रोटीन होता है, 97% प्रोटीन्स होता है सोयाबीन में। हर प्रोटीन अलग अलग होता है और हर प्रोटीन के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन होता है तो इसे सोयाबीन प्रोटीन ही कहा जाता है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक प्रोटीन एनरिच्ड डाइट है, ये दाल के रूप में जानी जाती है। दालों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है प्रोलैमीन। दालों का प्रोटीन प्रोलैमीन कहलाता है। दूध में प्रोटीन होता है, दूध के प्रोटीन को कहते हैं कैसीन। इसी प्रकार से हमारी हड्डियों में प्रोटीन होता है, हड्डी के प्रोटीन को कहा जाता है ओसीन। रक्त में, ब्लड में प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। हम लोगों के मुंह में जो लार बनती है सलाइवा, इस सलाइवा में, लार में भी एक प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम है टायलिन। अंडे में एल्बुमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। बहुत सारे प्रोटीन हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और ऐसे हानिकारक प्रोटीन हैं जैसे तंबाकू में जो प्रोटीन होता है, तंबाकू का प्रोटीन है निकोटीन, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोटीन्स की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनकी हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों में, इन जितने भी नाम लिखे हैं सब में आप एक चीज़ कॉमन देख पा रहे होंगे कि इनमें सभी में सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, जो लास्ट में जुड़ता है। ये लास्ट में जुड़ने वाला जो यहाँ पर सिस्टम है इसे ईन कहा गया है। सोयाबीन, प्रोलैमीन, कैसीन, ओसीन, हीमोग्लोबिन, टायलिन, देखिए सब में ईन आ रहा है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 नाम दे दिए जाएं कि इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, और उसमें अगर किसी में लास्ट में ईन नहीं लगा हुआ है तो आप वही समझ जाइएगा कि वही प्रोटीन नहीं है। लाखों करोड़ों ऐसे प्रोटीन्स के नाम हैं जैसे इंसुलिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लिग्निन, पैक्टिन, इरेप्सिन, बहुत सारे हैं और ये सब के सब प्रोटीन हैं। सब में लास्ट में ईन लगा हुआ है, तो इनका जो सफिक्स होता है वो होता है ईन। अब आइंस्टीन को मत समझ जाइएगा कि वो प्रोटीन है, आइंस्टीन नाम है केवल उनका। प्रोटीन जो दालों में उत्पन्न होता है, जो दलहनी वर्ग के पौधे हैं जैसे चना, मटर, मूंग, उड़द, हम लोग ये दालों से बहुत ज़्यादा प्रोटीन गेन करते हैं। ये हमारे शरीर निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। लेकिन इन दलहनी वर्ग के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन, मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती, और इसी वजह से जब ये मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पाते हैं तो इनमें प्रोटीन की कमी होने लगती है। इस कमी को पूरा करता है इन दलहनी वर्ग के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक जीवाणु जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनेसिरम। राइजोबियम लेग्यूमिनेसिरम नाम का जीवाणु इन दलहनी वर्ग के पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित करके इन पौधों को देता रहता है और ये दाल में प्रोटीन
बनाते रहते हैं और हमें दाल में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन खाने को मिलता है। तो इस तरीके से जीवाणु जो होते हैं, एक कोशिकीय जंतु, वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। अब प्रोटीन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन है कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन शरीर का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होता है। इसे हम लोग साधारण भाषा में शुगर या शर्करा भी कहते हैं। हर तत्व में कुछ ना कुछ मिठास होती है, हर खाने वाली वस्तु में कुछ ना कुछ मिठास होती है और यही मिठास का कारण उसका कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे कार्ब या शुगर भी कहा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा तो प्राप्त होती है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग प्रकार से हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हाँ, जैसे कि प्रदीप वर्मा बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है। सही बात है, कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है। जैसे अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तो इसमें पॉलीसेकेराइड है आलू। और पॉलीसेकेराइड का मतलब, पॉली का मतलब होता है कई सारे, तो यहाँ पर कई सारे कार्बोहाइड्रेट के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तब इसका निर्माण होता है। यहाँ मोनोसेकेराइड का मतलब होता है एक अणु, मोनो का मतलब है एक, डाई का मतलब है 2 और पॉली का मतलब है कई सारे, मतलब 2 से ज़्यादा, एक लंबी बहुलक श्रृंखला, एक लंबी चेन चलती चली जाए पॉलीमर्स की, तो इसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। पहले हम लोग बात करते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन। ये एक अणु का केमिकल फॉर्मूला है। इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और गैलेक्टोज, ये 3 शर्कराएं आती हैं। हम कोई भी काम करें, हर काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं इसमें कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज में टूटता है तब हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, तुरंत ऊर्जा देने के लिए हमारे शरीर को ग्लूकोज ही प्राप्त करना होगा। ग्लूकोज से ही हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करेगा। हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाएं, जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। तो इस प्रकार से ग्लूकोज एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, तुरंत शक्तिदायक कहा जाता है। जितने भी एथलीट्स होते हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, ये सब जब एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके आते हैं तो इन्हें तुरंत ग्लूकोज ही घोल करके पिलाया जाता है ताकि ये जो एनर्जी लॉस करके आए हैं ये एनर्जी तुरंत रिकवर हो जाए। इस वजह से तुरंत ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज का हमारे शरीर में कार्य किया जाता है। फ्रक्टोज फलों की शर्करा को कहा जाता है। जितने भी फल हैं सभी फलों में, आम, केला, अमरूद, पपीता, सब में
मिठास होती है और सभी में मिठास का कारण होता है फ्रक्टोज। फलों की शर्करा कहलाती है फ्रक्टोज। लेकिन अंगूर भी तो एक फल है। अंगूर में मिठास का कारण फ्रक्टोज नहीं होता, अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। गैलेक्टोज शहद में पाया जाता है, शहद भी मीठा होता है, शहद की मिठास का कारण है गैलेक्टोज। तो ये तीनों मोनोसेक्राइड हैं जो केवल एक अणु से मिलकर के बनी हैं। हाँ देवेश प्रजापति जी, आपने भी सही बोला, मोनोसेक्राइड भी 6 प्रकार के होते हैं। यहां हम लोग मोनोसेक्राइड के बाद अब डिस्कस करते हैं डाइसेक्राइड के बारे में। जब 2 मोनोसेक्राइड के अणु मिलते हैं तब निर्माण होता है एक डाइसेक्राइड का। जैसे अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिखें C6H12O6 प्लस C6H12O6 तो हमें मिलता है C12H22O11 और एक वाटर मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से एक डाइसेक्राइड का निर्माण हुआ C12H22O11, ये डाइसेक्राइड का फॉर्मूला। और इसके अंतर्गत जो शर्कराएं आती हैं वो हैं लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। लैक्टोज दूध की शर्करा को कहते हैं। दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है लैक्टोज। यही लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को दूध में पाया जाने वाला जीवाणु जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये परिवर्तित कर देता है लैक्टिक अम्ल में, और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होकर के ये दूध दही के रूप में काम करने लगता है, दही के रूप में बन जाता है। और इस प्रकार से हमें दही खाने को मिलता है। कभी कभी अगर जैसे आपको बचपन में कभी स्कूल में सजा वजा दी जाती हो, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो कंधों में दर्द होने लगता है, या कहीं पर भी शरीर में अगर दर्द होने लगे बिना किसी चोट के, थकावट के द्वारा अगर शरीर में दर्द होने लगे तो उसका कारण होता है लैक्टिक एसिड का जमाव। लैक्टिक अम्ल कंधों पर आकर के जम जाता है और उसी के कारण हमें कंधों में दर्द होने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसको बदल करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है? लैक्टोज शर्करा को। सुक्रोज, हम लोग अपने घरों में जो चीनी खाते हैं, चीनी गन्ने की बनती है और गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। ये जो चीनी है सुक्रोज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानी जाती है। ये डाइसेक्राइड है। इसी वजह से अगर कोई एथलीट है या कोई बॉडी बिल्डर है जो कोई दौड़ करके भाग करके आया है और उसे तुरंत ऊर्जा देना है तो हम अपने घरों की चीनी घोल करके नहीं पिलाते, उसे ग्लूकोज ही घोल करके पिलाते हैं। क्योंकि जब चीनी घोलेंगे तो चीनी को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा और इस वजह से उसकी और ज़्यादा ऊर्जा की क्षति हो जाएगी और ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो तुरंत ऊर्जा अगर देनी है तो हम उसे डायरेक्ट ग्लूकोज ही घोल करके देंगे, चीनी नहीं, क्योंकि चीनी एक डाइसेक्राइड है, सुक्रोज है। और माल्टोज, जितने भी अनाज हैं, अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा है माल्टोज। गेहूं, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब माल्टोज शर्करा से निर्मित होते हैं। ये जो डाइसेक्राइड्स होते हैं, जब ये कई सारे और भी अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब बनता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, और ग्लाइकोजन, ये शर्कराएं आती हैं। देखिए स्टार्च क्या होता है। आलू और चावल में जो मिठास होती है या जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है स्टार्च। चावल जब घर में
उबाला जाता है तो उसका जो पानी बचता है, जिसे माड़ कहा जाता है, वो स्टार्च है। स्टार्च में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसी वजह से आलू और चावल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होती है, मिठास होती है। सेल्यूलोज, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, सब में हरे रंग का कारण होता है उसके अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल पत्तियों के जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति में स्थित होता है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। ये जो सेल्यूलोज है ये भी पॉलीसेकेराइड है। हम लोग जब भी कुछ हरा पौधा, हरी पत्तियों वाली सब्जियां कुछ भी खाते हैं तो ये सेल्यूलोज हमारे शरीर में जाता है। और ग्लाइकोजन है संचित ऊर्जा, इसे संचित ऊर्जा कहते हैं, स्टोर्ड एनर्जी कहा जाता है ग्लाइकोजन को। जितनी मात्रा की ग्लूकोज की आवश्यकता है उतनी मात्रा की ग्लूकोज हमारा शरीर कंज्यूम कर लेता है, उपयोग में कर लेता है, और फिर जो ग्लूकोज बच जाता है, ये बचा हुआ ग्लूकोज लीवर अपने ऊपर संचित करना शुरू कर देता है। लीवर के ऊपर एक और कार्बोहाइड्रेट का जमाव हो जाता है। लीवर के ऊपर जमा हुआ ये कार्बोहाइड्रेट कहलाता है ग्लाइकोजन। ये संचित ऊर्जा के रूप में काम करता है। अगर हमने एक बार भोजन ग्रहण कर लिया और अगले 6 घंटों तक हमें कुछ भी खाने पीने को ना मिले, तो फिर यही संचित ऊर्जा, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं, ये लगातार दहन होता रहता है। ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता रहता है और हमें ऊर्जा देता रहता है। लगातार हम ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन केवल 6 घंटों तक के लिए। और अगर मान लीजिए कि 6 घंटे और ज़्यादा हो गए, 6 घंटों से भी ज़्यादा का समय हो गया, हमें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, चाहे हमारा उपवास हो, व्रत हो, या ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर कुछ भी खाने पीने को ना मिले, 6 घंटों से ज़्यादा समय के लिए अगर हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तब हमारे शरीर में जो चर्बी जमा है, जो फैट जमा है, ये दहन होता है और तब हमें ऊर्जा देने का काम करता है। तो ऊर्जा के हमारे शरीर में कई सारे स्रोत हैं। जैसे ग्लूकोज से हम तुरंत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, संचित ऊर्जा के रूप में हम ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर बहुत लंबे समय से ऊर्जा की आवश्यकता है तो वसा हमारे शरीर में दहन होती है और हमें ऊर्जा देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा के अनेक प्रकार के स्रोत हैं। इनमें सब में नाम में देखिए आपने सफिक्स या प्रत्यय देखा होगा, ओज आ रहा है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, तो जहां पर भी ओज लगा हो वो आप समझ जाइएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग जब कुछ भी मीठा खाते हैं तो हमारे ये जो कार्बोहाइड्रेट है ब्लड में डिसॉल्व होता है, रक्त में घुलता चला जाता है, और फिर इस घुले हुए कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम अग्न्याशय, जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है, पैनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन के द्वारा इस शर्करा को पचाने का कार्य किया जाता है, डाइजेस्ट करने का काम किया जाता है। जितना भी हम मीठा खाते रहें, अग्न्याशय इंसुलिन बनाता जाएगा और हमारा कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल रेंज में आता रहेगा। लेकिन अगर जब किसी व्यक्ति का अग्न्याशय या पैनक्रियाज खराब हो जाता है, उस कंडीशन में अग्न्याशय सही तरीके से काम नहीं कर पाता, और अग्न्याशय सही तरीके से काम नहीं कर पाता तो अग्न्याशय उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, और इंसुलिन अगर कम बनेगा तो वो कम शर्करा को पचा पाएगा, और कम शर्करा पचेगी तो बाकी जो बची हुई शर्करा है वो हमारे ब्लड में ही डिसॉल्व रहेगी और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगेगा। इसे कहा जाता है मधुमेह या डायबिटीज़। तो मधुमेह होने का कारण अग्न्याशय की खराबी होती है, पैनक्रियाज डिसऑर्डर होता है, इंसुलिन की कमी होती है। डायबिटीज़ में अब 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ मेलिटस, ये 10-12 साल की उम्र के बच्चों को ही हो जाती है। माता पिता या उनके पूर्वजों को थी तो वंशजों में हो जाती है।
बहुत अर्ली एज में विकसित होने वाली जो डायबिटीज़ है ये है टाइप 1 डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस। जो दूसरी प्रकार की डायबिटीज़ है ये है डायबिटीज़ इंसिपिडस। आजकल की जो अनियमित दिनचर्या हो गई है, इरेगुलर लाइफस्टाइल हो गई है, जिसकी वजह से ना खाना खाने का समय निर्धारित है, ना सोने का समय निर्धारित है, ना काम करने का समय निर्धारित है, ना जागने का समय निर्धारित है, केवल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, दिमाग पर एक भारी भरकम बोझ सा जमता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक और ग्रंथि होती है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं सबको नियंत्रित करने का काम करती है, सबको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती है। अग्न्याशय को भी कब इंसुलिन बनाना है, कब नहीं बनाना है, ये दिशा निर्देश पिट्यूटरी से ही आते हैं, पीयूष ग्रंथि से ही आते हैं। अब अगर दिमाग पर स्ट्रेस, तनाव, बोझ, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा तो दिमाग की नसें सिकुड़ती जाएंगी, जिसकी वजह से पीयूष ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, और पीयूष ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी तो अग्न्याशय को वो सही तरीके से आदेश नहीं दे पाएगी, और अग्न्याशय को सही तरीके से आदेश नहीं मिलेगा तो अग्न्याशय इंसुलिन कम बनाएगा, और इंसुलिन कम बनाएगा तो शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार की अनियमित दिनचर्या के कारण, बढ़ती हुई स्ट्रेस, तनाव वाली लाइफस्टाइल के कारण जो डायबिटीज़ फैल रही है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, डायबिटीज़ इंसिपिडस। दुनिया की लगभग 33% आबादी इस समय मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटीज़ से ग्रसित है, जिसकी वजह से WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों में मधुमेह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाना शुरू किया है। प्रत्येक वर्ष, बताइए कब होता है, जल्दी बताइए आप लोग। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। बताइए बताइए, मटर के दाने, अभी पीयूष ग्रंथि की बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो जो क्वेश्चन पूछा है बताइए। हाँ बताइए जल्दी से। हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है। लोगों में मधुमेह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये मधुमेह दिवस मनाता है। तो अभी हम लोगों ने बात की कार्बोहाइड्रेट की। प्रदीप वर्मा जी, 5 अप्रैल को क्या होता है? हाँ, अब सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, 14 नवंबर। वेरी गुड। महेश यादव, पंकज श्रीवास्तव, खुशबू कुमारी, सत्येंद्र कुमार, पंकज कोहली, राहुल प्रताप भारतीय, निवेदिता श्रीवास्तव, सुरभि भट्ट, प्रियंका सिंह, राहुल पाठक, रमनदीप, दीपक सिंह, इन सब ने सही आंसर दिया है। राजस्थान पुलिस के क्लासेस दीपक सिंह जी बहुत ही जल्द स्टार्ट होंगे। आप चैनल पर बने रहिए, आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी, या फिर अगर आपको और भी जानकारी लेनी है तो जो नीचे चैनल पर नंबर फ्लैश होता रहता है उस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के आगे बढ़ते हैं। अगली बार हम लोग अगला जो टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट के आगे वो है विटामिन। विटामिन के बारे में डिस्कस करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन की खोज किसने की? बताइए, विटामिन की खोज किसने की? इसमें सभी लोगों को एक ही आंसर पता होता है, वो है फंक, कैश्मीर फंक। कैश्मीर फंक से भी पहले ल्यूनेन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो रिसर्च कर रहे थे किसी और टॉपिक पर, लेकिन उनसे एक्सीडेंटली एक ऐसे तत्व की खोज हो गई जो उपापचय में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। तो उन्होंने अपनी इस रिसर्च को साइडलाइन कर दिया और
जो रिसर्च चला रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, वही कंटिन्यू करते रहे। फिर बाद में कैश्मीर फंक ने उनकी इस रिसर्च को, उनकी इस स्टडी को पढ़ा और फिर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, क्या काम होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी कमी से किस प्रकार के रोग होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी की। इसीलिए हम लोग विटामिन के खोजकर्ता के रूप में फंक को ही मानते हैं। विटामिन उपापचयी प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस करें कि उपापचयी प्रक्रियाएं होती क्या हैं। उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में, उपापचयी या मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे शरीर में लगातार चलती रहती हैं, अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो यही ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में, फेफड़ों में जाती है, श्वसन तंत्र में जाती है, तो श्वसन तंत्र में ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, पायरुविक अम्ल बनता है, सिट्रिक अम्ल बनता है, और इस तरीके से ये अम्ल बनते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम जब खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है हमारे आमाशय में, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में लगातार चल रही हैं, इन्हें ही कहा जाता है उपापचयी अभिक्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की दर को बढ़ाने या घटाने वाला जो तत्व होता है उसे कहते हैं उत्प्रेरक। ये स्वयं उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या कम कर देता है। आया समझ में? ये विटामिन जो है, ये विटामिन कई प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। ये 2 प्रकार के विटामिन हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो विटामिन हैं ये हैं विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन हैं ए, डी, ई और के। जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होने के कारण हमारे शरीर में जो जल हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें घुल जाते हैं। 70% जल होता है हमारे शरीर में, हम लोग रोज़ जल को ग्रहण करते रहते हैं। ये जल के अंदर घुलनशील होकर के हमारे शरीर से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या फिर यूरिनेशन के द्वारा निकलते चले जाते हैं और हम उन्हें अपने शरीर में स्टोर करके, संचित करके नहीं रख सकते। इसी वजह से जो जल में घुलनशील विटामिन हैं, इनकी हमारे शरीर में लगातार कमी बनी रहती है और हमें अपने भोजन में इन्हें रोज़ ग्रहण करना पड़ता है। विटामिन बी और विटामिन सी, ये 2 विटामिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले विटामिन हैं हमारे द्वारा, जो हम इन्हें अपने भोजन में दैनिक रूप से प्रयोग करते हैं। जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ये हमारे शरीर में चर्बी में घुल जाते हैं और चर्बी में घुल जाने के कारण हम इनको स्टोर करके अपने शरीर में संचित करके रख सकते हैं और इनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसी वजह से इनकी कमी से हमारे शरीर में बहुत कम रोग होते हैं। सबसे ज़्यादा रोग विटामिन बी और विटामिन सी की कमी से ही होते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील है और हमारे शरीर से रोज़ बाहर निकलते रहते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि जो विटामिन से रोग होते हैं वो हमेशा विटामिन की कमी से होते हैं, और अगर ये कमी पूरी कर ली जाए, चाहे हम सप्लीमेंट खा लें, कैप्सूल खा लें, टैबलेट खा लें, किसी भी प्रकार से अगर इस कमी को पूरी कर लें तो ये रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसी वजह से विटामिन से होने वाले रोगों को कहा जाता है, कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी डिजीजेस। कमी से होने वाले रोग डेफिशिएंसी डिजीज। हमेशा विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या हैं। सबसे पहला है विटामिन ए।
विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल ये विटामिन आम में, पपीता में, पालक में, गाजर में बहुतायत में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। आम, पालक, गाजर, पपीता ये विटामिन ए की वृद्धि करने के लिए सहायक हैं। जैसा कि नाम में ही देख रहे होंगे, रेटिनॉल हमारी आँखों में एक पर्दा होता है जहाँ पर इमेज बनती है, उसे कहते हैं रेटिना। रेटिना पर जब इमेज का फॉर्मेशन होता है, अगर रेटिना पर इमेज ना बने तो आंखों में धुंधलापन आ जाता है, आंखें धुंधला देखने लगती हैं, आई साइट कमज़ोर हो जाती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात में दिखाई देने वाला जो सूर्य का प्रकाश जब खत्म हो जाता है, रात हो जाती है, तो रात में दिखाई देना ही बंद हो जाता है। रात में दिखाई देना बंद होने को कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होती है, नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहा जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए इनमें से किस में पाया जाता है, बताइए। अमरूद, केला, आम, सेब सबसे अधिक मात्रा में। हाँ बताइए। हाँ आंसर दीजिए जल्दी से। अरे भैया अंबुज गौतम जी, पहले ए का तो आंसर दे दो, किस में पाया जाता है विटामिन ए। अच्छा, हम अगर आपसे एक चीज ऐसे पूछें कि रेशम क्या है। हाँ वेरी गुड, आम बोला है अनिल गोयल जी ने, वेरी गुड। रेशम क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। रेशम क्या है? व्हाट इज सिल्क? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। हाँ अंबुज गौतम जी, फाइबर तो है रेशम, लेकिन जो चार ऑप्शन हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर वसा, इनमें से क्या आंसर है? कुलदीप कुमार ने कहा है प्रोटीन, रोली यादव भी प्रोटीन कह रही हैं, सुरभि भट्ट भी प्रोटीन कह रहे हैं। वेरी गुड, इसका सही आंसर है प्रोटीन। अभी हमने आपको बताया था कि लार में टाइलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। रेशम का कीड़ा जब प्यूपा अवस्था में होता है, प्यूपा अवस्था में अपने लार के धागे बनाता है और लार के धागे बना करके अपने चारों ओर लपेट लेता है, और चारों ओर लपेटने के बाद वो खुद उसके अंदर छुप करके बैठ जाता है। ये अवस्था कहलाती है कोकून। कोकून को हम लोग पकड़ते हैं और खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, वो कीड़ा मर जाता है और ये जो धागे हैं ये हम ले लेते हैं। तो ये धागे बने हैं लार से। लार में टाइलिन प्रोटीन होता है, तो इस प्रकार से रेशम प्रोटीन है, मकड़ी का जाला प्रोटीन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर, हम लोग यहाँ पर विटामिन की बात कर रहे हैं। विटामिन बी जो है, बहुत सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, बहुत सारे विटामिन इसके अंदर होते हैं। इसी वजह से विटामिन बी को संयुक्त रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हर विटामिन बी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी कमी से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। जैसे सबसे पहला विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायमिन। थायमिन ये हरी पत्तियों में, अनाजों में, फलों में मिलता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है।
बेरी बेरी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरी बेरी में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर है पैर। पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है चलने पर। ये सिम्टम्स अगर उत्पन्न होने लगें तो तुरंत बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल खा लीजिए, विटामिन B1 की कमी जो है वो सही हो जाएगी और इस प्रकार से जो बेरी बेरी रोग हुआ है वो भी सही हो जाएगा। तो कमी से होने वाले रोग कभी फैलते नहीं हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, संक्रमित रोग नहीं होते हैं, एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक किसी भी प्रकार के रोग ये नहीं होते, केवल कमी से होते हैं। इस कमी को पूरा कर लिया जाए तो ये रोग ठीक भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान हमारे शरीर में नहीं करते। विटामिन B1 के बाद नेक्स्ट है B2, इसका वैज्ञानिक नाम है रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन ये दालों में, अंडे में, दूध में पाया जाता है। इसकी कमी से अक्सर मुंह के छाले हो जाते हैं। मुंह के छाले होने का कारण होता है रिबोफ्लेविन की कमी, विटामिन B2 की कमी। अक्सर हम लोग जाते हैं, अगर मुंह के छाले हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक लगाने के लिए एक ऑइंटमेंट लिख देता है और विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल लिख देता है, वो हम लोग खाते हैं और हमें लगता है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया। ये रिबोफ्लेविन की कमी से हुआ था, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में रिबोफ्लेविन था और ये ठीक हो जाता है। अक्सर ये जो मुंह के छाले हैं, इन मुंह के छालों को वैज्ञानिक रूप से रिबोफ्लेविनोसिस भी कहा जाता है। रिबोफ्लेविनोसिस किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। किलोसिस भी एक इसी प्रकार का रोग है। अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे जो मुंह के जोड़ हैं, जैसे ये होठ कभी कभी कट जाते हैं, जीभ और तालू जहाँ से मिलते हैं वो कभी कभी कट जाते हैं, मुंह के जोड़ों का कटना, ये कहलाता है किलोसिस। किलोसिस भी विटामिन B2 की कमी से होता है, रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 का बायोलॉजिकल नेम है नियासिन। नियासिन सबसे अधिक मात्रा में मछलियों में पाया जाता है और उनमें से भी एक मछली है ट्यूना मछली। ट्यूना मछली में जो नियासिन है बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा दूध और अंडों में भी ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। हथेलियों के ऊपर की ये जो त्वचा है, इस त्वचा पर छोटे छोटे से दाने निकलते हैं, उसमें पानी भर जाता है, इचिंग होने लगती है और ये पानी जहाँ जहाँ भी लगता है वहाँ वहाँ पर ये स्किन इन्फेक्शन होने लगता है। तो त्वचा पर होने वाला ये संक्रमण जिसे पेलेग्रा कहते हैं, विटामिन B3 की कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है। अब विटामिन B4 निकोटिनिक एसिड, विटामिन B4, B5, B6, B7 और B8 लगभग एक जैसे ही सिम्टम्स हैं। चक्कर आना, मन ना लगना, उदासी छाना, ये जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ये विटामिन B4 की कमी से होते हैं, निकोटिनिक अम्ल की कमी से होते हैं। और ऐसे ही सेम लक्षण हैं विटामिन B5 के, पेंटोथेनिक एसिड के। पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से उल्टी भी आने लगती है, चक्कर, उदासी, मन न लगना, बुझा बुझा सा रहना और साथ ही उल्टी आना, ये विटामिन B5 की कमी के लक्षण होते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल की कमी के। विटामिन B6 है
पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सिन हरे पत्तेदार सब्जियों में, दूध में, अंडों में, फलों में, अनाजों में बहुत मात्रा में मिलता है। पायरिडॉक्सिन जो है इसकी कमी से चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोशी आना, मन ना लगना, बुझा बुझा लगना, ये सारे सिम्टम तो होते ही हैं। और साथ ही साथ रात में नींद भी नहीं आती, अनिद्रा उत्पन्न होती है। अनिद्रा को साइंटिफिक लैंग्वेज में या इंग्लिश में इनसोम्निया कहा जाता है। तो इनसोम्निया भी डेवलप हो जाता है विटामिन B6 की कमी से, पायरिडॉक्सिन की कमी से। ये सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं। विटामिन B7 जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटिन, इससे भी यही सारे सिम्टम्स होते हैं। अगला जो विटामिन है जिसकी कमी से एक बहुत बड़ा रोग होता है वो है विटामिन B9। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम है फॉलिक अम्ल। देखिए, रक्ताल्पता या एनीमिया, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। एनीमिया या रक्ताल्पता खून की कमी को कहते हैं, लेकिन खून की कमी भी हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये जो शंकु और शलाका कोशिका हैं, आपने दीपक सक्सेना जी जो लिखा है, ये आँखों में पाई जाती हैं। एक कलर को आइडेंटिफाई करता है, एक वाइट और ब्लैक कलर्स को आइडेंटिफाई करता है। फॉलिक अम्ल की कमी से एनीमिया होता है, रक्ताल्पता होती है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाया जाता है। एक मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की जो जीवन काल है ये होती है 100 से 120 दिन की। 100 से 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में 100 से पहले ही 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन पर आरबीसी की मृत्यु होने लगे तो उनके शरीर में जो रक्ताल्पता उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता। अगर हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या 55 लाख तक होनी चाहिए, अगर उससे कम संख्या है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो ये प्रकार की जो रक्ताल्पता है इसे कहते हैं परनीशियस एनीमिया। अगर हमारी जो आरबीसी का आकार है जो दोनों तरफ से अंदर की ओर धंसा हुआ है, बाइकॉन्केव डिस्क जैसा है, अगर इस आकार में परिवर्तन हो जाए, हमारी आरबीसी की कोशिका हसिया के जैसे हो जाए, जो फसल काटने के लिए यूज होता है ना, हसिया के आकार की हो जाए, तो हसिया को इंग्लिश में कहते हैं सिकल। तो इस प्रकार से जो एनीमिया डेवलप होता है उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी की कोशिकाएं फटने लगें तो इसे पायरोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। अगर हमारा शरीर बहुत अधिक समय तक रेडियो एक्टिव तत्वों के संपर्क में रहता है तो उसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड में कुछ अनियमितताएं डेवलप हो जाती हैं। इस प्रकार से जो अनीमिया डेवलप होता है उसे कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी काउंट बहुत कम हो जाते हैं और उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्लास्टिक एनीमिया के कारण कौन से वैज्ञानिक की मृत्यु हुई, तो इसका सही आंसर है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 1902 में रेडियम की खोज की, यूरेनियम से उन्होंने रेडियम को निकाला और इस तरीके से बहुत अधिक समय तक वो रेडियो एक्टिव तत्वों के संपर्क में रहीं और उनको एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर हम लोग विटामिन B9 डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से हमारे शरीर में माइक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है।
माइक्रोसाइटिक मतलब अपनी जो जीवन काल है उससे पहले ही अगर आरबीसी की मृत्यु होने लगे तो उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। ये हरे पत्तेदार सब्जियों में, दूध में, अंडों में, फलों में विटामिन B9 बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अक्सर हमारे यहाँ जो भारतीय महिलाएं हैं उन्हें इसी फॉलिक एसिड की ही कमी बनी रहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B9 का सेवन करना होता है। विटामिन B9 के अलावा अगला इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B12, इसका बायोलॉजिकल नेम है साइनोकोबैलेमिन। ये कॉड मछली जो होती है उसके लीवर से एक तेल बनता है, कॉड लीवर ऑयल, उसमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ये मछलियों में और जो मांस खाते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। यही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो शाकाहारी लोगों में नहीं पाया जाता। शाकाहारी लोगों में इस विटामिन B12 की अक्सर कमी बनी रहती है, उन्हें इसे बाहर से सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है। विटामिन B12 की कमी से जो शरीर में रोग उत्पन्न होता है वो है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस, या हम ये कहें कि अगर आरबीसी काउंट जो 55 लाख था उससे अगर कम संख्या हो जाए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तब जो एनीमिया होता है उसे कहा जाता है परनीशियस एनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। क्वेश्चन अक्सर ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो जैसा कि नाम में ही आप देख पा रहे हैं कोबैलेमिन। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये हम लोगों ने अभी बात की विटामिन B की। अब विटामिन C की बात करते हैं हम लोग। विटामिन C का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं तो यहाँ पर विटामिन C की हम लोग बात कर रहे हैं। विटामिन C सभी खट्टे रसदार फलों में मिलता है, जैसे संतरा, नींबू, नारंगी, आंवला, इन सब में विटामिन C बहुतायत में मिलता है। इसके अलावा हरी मिर्च में भी विटामिन C बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्वेश्चन हमारा ये है कि बताइए स्कर्वी शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? स्कर्वी शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? जल्दी बताइए, स्कर्वी शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? भाई आप लोग आंसर देने में बहुत टाइम लगाते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज़? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वेरी गुड। अंबुज गौतम जी ने सही आंसर दिया है, मसूड़ों को प्रभावित करता है। वेरी गुड। प्रियंका सिंह जी, जो टीथ लिखा है, टीथ पर नहीं, टीथ जहाँ से जुड़े होते हैं मसूड़े, गम्स, वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है। नहीं मानेगा, मसूड़े बोल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने गम्स भी आंसर दिया है। कृष्ण प्रकाश जी ने गम्स लिखा है। हमारे जो दांत जहाँ से जुड़े रहते हैं, गम्स या मसूड़े, इनमें सूजन आ जाती है। सूजन आने पर खून निकलने लगता है, पस और मवाद आने लगता है, दुर्गंध आने लगती है मुंह से, दांत कमज़ोर होकर के गिरने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इसे स्कर्वी कहा जाता है, जो कि विटामिन C की कमी से होता है। अक्सर ऐसे ही सेम सिम्टम पायरिया में भी देखे जाते हैं, लेकिन पायरिया जो है ये जीवाणु के कारण होता है। एक परजीवी है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस नाम का जो परजीवी है हमारे मसूड़ों में आके बैठ जाता है और फिर
सूजन आ जाती है, पस निकलने लगता है, खून आने लगता है, मवाद आने लगता है, दांत कमज़ोर होकर के गिरने लगते हैं। और ये जो पायरिया है, अगर इससे ग्रसित कोई व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के कोई दूसरा व्यक्ति बात करे तो हवा के माध्यम से ये परजीवी उसके भी मसूड़ों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पायरिया एक संक्रमित रोग हो सकता है, लेकिन स्कर्वी संक्रमित रोग नहीं होता। जिस व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होगी उसी व्यक्ति को ये रोग होगा। वास्को डी गामा जब स्पेन से चला भारत के लिए, तो जब भारत में पहुंचा तो बहुत सारे उसके जितने भी संगी साथी थे उनको स्कर्वी रोग हो चुका था और वो लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे। इस रोग के कारण कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। तो कालीकट के राजा जमोरिन द्वितीय ने उन्हें खट्टे रस, संतरा, नींबू, नारंगी दिया और उनका रोग ठीक हो गया। तो इसका भी प्रमाण इतिहास में मिलता है। विटामिन सी हमारे शरीर में सूक्ष्म तत्व के रूप में जाना जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी इसे कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व है ये, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ेगी तो रोगों से लड़ने में हमें प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है, और उसका आंसर भी है सी। आपने देखा होगा आपके घरों में मम्मी जब दाल बनाती हैं तो दाल में नींबू सबसे लास्ट में जब सर्व करते हैं तब दिया जाता है। बॉयल करते समय या दाल उबालते समय नहीं दे देते, क्योंकि अगर तब दे देंगे तो जल करके ये विटामिन सी इसका ख़त्म हो जाएगा। तो जल करके नष्ट होने वाला विटामिन है विटामिन सी। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये दूध में, अंडों में और धूप में, सनलाइट में होता है। एक्चुअल में ये सनलाइट में नहीं होता। धूप में विटामिन बट नहीं रहा कि हम लोग जाएं वो वहाँ से विटामिन डी को तोड़ लाएं। जब हमारे त्वचा पर एक प्रकार का स्टेरॉइड है जिसका नाम है एर्गास्टेरॉल। एर्गास्टेरॉल ये हमारी त्वचा में पाया जाता है। जब हमारी त्वचा पर सूर्य की किरणें सुपरफिशियली पड़ती हैं, इस प्रकार से लंबवत नहीं, सुपरफिशियली, यानी कि सुबह की 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक की जो धूप है वो शरीर पर इस प्रकार से पड़ती है, तब हमारे त्वचा में पाया जाने वाला एर्गास्टेरॉल अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है कैल्सीफेरॉल में, और इस प्रकार से यही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर स्वयं निर्मित करता है। हमें इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा गया है। कैल्सीफेरॉल, जैसा कि नाम में ही कैल्शियम लगा है, हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम सबसे आवश्यक खनिज तत्व है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हाथ पैरों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। जिन क्षेत्रों में, जहां पर बच्चे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर धूप नहीं आ पाती, नमी ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, उन क्षेत्रों में बच्चों के पैरों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी या गोल या कर्व हो जाती हैं। इस रोग को कहा जाता है हिंदी में सूखा रोग, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रिकेट्स। पैरों की हड्डियां गोल या वक्र हो जाती हैं। ये विटामिन डी की कमी से रोग होता है। यही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारा शरीर स्वयं निर्मित करता है, हमें इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये पाया जाता है बादाम में, अंडों में, कोको की बीन्स में, एवोकाडो में, ये बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। विटामिन ई त्वचा की रंगत के लिए बहुत आवश्यक होता है, बालों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो बाल कमज़ोर होकर के गिरने लगते हैं, गंजापन विकसित हो जाता है। इसके अलावा यही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो इम्यूनिटी इम्पोटेंसी को भी डेवलप करता है, बांझपन को भी विकसित करता है।
तो विटामिन की कमी से भी बांझपन हो सकता है, और जो विटामिन ये प्रस्तुत करता है वो है विटामिन ई। त्वचा की रंगत, बालों की मजबूती के लिए ये बहुत अच्छा विटामिन माना जाता है। अब अगला विटामिन है विटामिन के। इसका वैज्ञानिक नाम है नैफ्थाक्विनोन। नैफ्थाक्विनोन ये ओट्स में, राई में, रागी में मिलता है, जई में मिलता है। विटामिन के की कमी होने से रक्त का थक्का देर से जमता है। देखिए, हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो चोट लगने पर खून बाहर निकलता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जम जाता है, खुरंट बन जाता है। ये जो जमा हुआ खुरंट है इसे रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए हमारे शरीर में 4 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। विटामिन के, फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन। इन चारों में से किसी भी चीज़ की कमी होने पर ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है, रक्त का थक्का देर से जमता है, जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में शरीर से ब्लड बाहर आ जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति में विटामिन के होता ही नहीं, या फिर किसी भी कारण से अगर उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है और चोट लग जाए तो सारी मात्रा में ब्लड शरीर से बाहर आ जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब रक्त ना जमे, रक्त का थक्का ना बने और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, इस रोग को कहा जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक शाही रोग है। इसका पता सबसे पहली बार ब्रिटेन के राजघराने में लगा। क्वीन विक्टोरिया और उनके बाद जितने भी इनके वंशज आए, सब में, चाहे किंग जॉर्ज हो, किंग एडवर्ड्स हों, किंग फिलिप हों, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हों, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम्स, जितने भी हैं, इन सबको ये रोग है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। इसीलिए इसे रॉयल डिजीज़, शाही बीमारी कहा जाता है। चोट लगने पर इनके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता और बहुत अधिक मात्रा में ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाना शुरू किया है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने पोषक तत्वों के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विभिन्न प्रकार के विटामिनों के बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।